नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, 12th टू 15th सेंचुरी। देखिए, कुछ बुक्स में इस चैप्टर का नाम द दिल्ली सुल्तान्स भी दिया गया है। देखिए, इस चैप्टर के इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से रूलर्स थे जिन्होंने दिल्ली को एज अ कैपिटल सिटी सबसे पहले स्टैब्लिश किया, और उसके बाद वो कौन से रूलर्स थे जिन्होंने दिल्ली को डेवलप करने में अपना रोल प्ले किया। हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि राजपूत के बाद वो कौन से रूलर्स थे जिन्होंने दिल्ली को रूल किया। उसके बाद हम देखने वाले हैं कुछ दिल्ली सुल्तान्स के बारे में, हम कुछ देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि उस समय के जो राइटर्स थे मिनाज ए सिराज, ठीक है, वो रजिया के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, in chapter 2 we saw that the regions like Kaveri Delta become the center of the large kingdoms। देखिए, हमने देखा था लास्ट चैप्टर में कि कावेरी डेल्टा के इर्द गिर्द का जो रीजन था, कावेरी डेल्टा का जो लास्ट वाला पार्ट है जब वो समुद्र में मिलती है उससे पहले वाला जो डेल्टा रीजन है, वहां पर किस तरीके से जो चोला अंपायर है वो एग्रीकल्चर को फ्लोरिश करता है और उसके बाद चोला अंपायर का डेवलपमेंट शुरू होता है। ठीक है, नाउ डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ अ किंगडम विद दिल्ली एंड इट्स कैपिटल। देखिए, चोला अंपायर के टाइम तक आपको दिल्ली नाम का कोई कैपिटल या दिल्ली नाम का कोई किंगडम इससे एसोसिएट होता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, नाउ दिस वाज बिकॉज दिल्ली बिकम एन इंपॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली जो है वो इंपॉर्टेंट सिटी बनता है 12th सेंचुरी के अराउंड में। ठीक है, नाउ देखिए, अब टेक अ लुक एट टेबल वन को हम आगे देखेंगे। ठीक है, दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ द किंगडम अंडर तोमर राजपूत। देखिए, किसी किंगडम की जो पहली कैपिटल दिल्ली बनता है वो बनता है अंडर तोमर राजपूत। ठीक है, हु वर डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स। देखिए, तोमर्स को किसके द्वारा हराया जाता है मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी। इन तोमर्स को कौन हराता है? चौहान सताते हैं, हराते हैं। ठीक है, इन चौहान को चहामनास भी कहा जाता है। और ये जो चौहान थे ये कहाँ के थे? अजमेर के रूलर्स ये हुआ करते थे। ठीक है, इट वाज अंडर द तोमर्स एंड द चौहान्स दैट दिल्ली बिकम एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। देखिए, जब तोमर्स ने कैपिटल सिटी को स्टैब्लिश किया, दिल्ली को एज अ कैपिटल सिटी स्टैब्लिश किया, और उसके बाद तोमर्स के बाद जब चौहान और तोमर्स मिलकर क्या करते हैं, दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा जो काम है ये लोग करते हैं। ठीक है, और इसके बाद ही दिल्ली जो है वो एक इंपॉर्टेंट सेंटर के तौर पर उभर कर आता है। ठीक है, मैंने रिच जैना मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सर्वर टेम्पल्स। देखिए, जब तोमर राजपूत यहाँ पर आ गए, ठीक है, तोमर राजपूत यहाँ पर आ गए, उसके बाद तोमर्स को रिप्लेस किया चौहान्स ने। चौहान जब यहाँ पर आ गए तो एक स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म होने लगती है धीरे धीरे। जैसे ही ये स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म करने लगती है, वैसे ही आप देखते हैं कि यहाँ पर ट्रेड जो है वो बढ़ने लगता है, और इस ट्रेड को बढ़ाने में तो जैन मर्चेंट्स से इनका बहुत बड़ा रोल था। जैसे सिटी जो है वो डेवलप होने लगती है, जैन मर्चेंट्स ने यहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की और यहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर दिया। इन जैन मर्चेंट्स ने यहाँ पर बहुत खूबसूरत जो है वो टेम्पल्स भी इन्वाइट, ठीक है, जैन टेम्पल्स भी बनाए। इसके अलावा कॉइन्स मिंटेड हेयर कॉल्ड देहवाल। ठीक है, इनके जो जैन मर्चेंट्स थे इन्होंने कॉइन्स को भी मिंट किया यहाँ पर। ठीक है, इन कॉइन्स को यहाँ पर क्या बोला गया है? दहलीवाल बोला गया है। ठीक है, हैड इन वाइल्ड सर्कुलेशन, जो कॉइन्स थे वाइड सर्कुलेशन में यहाँ पर जो है यूज्ड हो रहे थे। मतलब ये जो कॉइन्स हैं, ठीक है, इन कॉइन्स का वाइड सर्कुलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा चलन में थे ये जो कॉइन्स थे। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्ट विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। देखिए, दिल्ली का जो इलाका है, अब तक दिल्ली जब तोमर और राज बेसिकली तोमर और जो चौहान थे, इनका दिल्ली का डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन दिल्ली को एक ऐसे एरिया के तौर पे सुल्तान सल्तनत पीरियड के दौरान देखा जाता है जो बेसिकली पूरे नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल कर रहा है। बेसिकली दिल्ली को एक जो सेंटर है, बेसिकली एक पॉलिटिकल सेंटर सल्तनत पीरियड के दौरान देखा जाता है। हम देखने वाले हैं सल्तनत पीरियड आखिर है क्या। ठीक है, तो सल्तनत पीरियड का जो टाइम है वो शुरू होता है 13th सेंचुरी में। तो 13th सेंचुरी में दिल्ली को एक नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिकल सेंटर के तौर पर देखा जाता है कि अगर आप दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं तो पूरे नॉर्थ इंडिया की पावर है बेसिकली वो आपके पास होगी। ये कब शुरू होता है? सल्तनत पीरियड के दौरान 13th सेंचुरी में। ठीक है, नाउ टेक अ लुक एट टेबल 1 अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड दिल्ली सल्तनत। हम आगे देखने वाले हैं इसको। ठीक है, द दिल्ली सुल्तान्स built many cities in the area that we know as Delhi। देखिए, दिल्ली सुल्तान्स ने बहुत सारी छोटी छोटी सिटीज हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे जो नगर हैं इनको स्टैब्लिश किया दिल्ली और दिल्ली के इर्द गिर्द। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पर लुक एट मैप 1 एंड लोकेट दिल्ली, कुन्हा, सिरी एंड जहांपना। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं द रूलर्स
ऑफ द दिल्ली। देखिए रूलर्स कौन से आए दिल्ली के अंदर सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं राजपूत के अंदर वो कौन से राजपूत थे और फेमस राजपूत रूलर्स थे जिन्होंने दिल्ली को रूल किया। देखिए सबसे पहले दिल्ली को अपना कैपिटल किसने बनाया, मैंने आपको बताया तोमर्स ने बनाया। ठीक है, तो तोमर्स का टाइम पीरियड कितना है, अर्ली 12th सेंचुरी से बताया जाता है 1165 तक तोमर्स का टाइम पीरियड था। और तोमर्स का सबसे फेमस किंग यहाँ पर बताए गए हैं, उनका नाम यहाँ पर बताया गया है अनंगपाला। ठीक है, अनंगपाला का टाइम पीरियड कितना बताया गया है 1130 से लेकर 1145 तक। उसके बाद चौहान जिनको चहावनास भी बताया गया और उनके सबसे जो फेमस किंग है वो है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का टाइम पीरियड यहाँ पर बताया गया है 1175 से लेकर 1192 तक। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट किंग है पृथ्वीराज चौहान और इनके इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व दिया जाता है हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसके बाद है अर्ली टर्किश रूलर्स। देखिए स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स आएंगे। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी के बारे में आपको आगे बताऊंगा। स्लेव डायनेस्टी में अर्ली जो टर्किश रूलर्स हैं इनमें जो सबसे पहले है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड है वह है 1206 से लेकर 1210 तक। इसके बाद है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है 1210 से लेकर 1236 तक। इसके बाद है रजिया। ये जो रजिया है इकलौती फीमेल सुल्तान है। ठीक है, और उनका टाइम पीरियड कितना बताया गया 1236 से लेकर 1240 के बीच में। देखिए जब रजिया सुल्तान बनती हैं इनके बारे में काफी चीजें जो है वो लिखी जाती हैं इस दौर में, क्योंकि एक तो ये फीमेल थी और दूसरा उस टाइम के जो मुस्लिम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी उसके अंदर फीमेल को एक लीडिंग रोल में देखना कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए डिफरेंट था, काफी ना कहीं सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। इसलिए रजिया के बारे में आपको देखने को मिलेगा और अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि रजिया के बारे में जो उस दौर के कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे वो रजिया के बारे में क्या सोचते थे। ठीक है, इसके बाद है गयासुद्दीन बलबन। बलबन का टाइम पीरियड यहाँ पर कितना बताया गया है 1266 से लेकर 1287 तक, 1266 से लेकर 1287 तक। इसके बाद देखिए खलजीज आएंगे। खिलजीज का टाइम पीरियड बताया गया है 1290 से लेकर 1320 तक। इसमें जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड यहाँ पर बताया गया है 1290 से 1296 और अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 तक। ठीक है, इसके बाद है तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी का जो रूलर है वो बहुत ज्यादा फेमस है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कौन से वो रूलर है तुगलक डायनेस्टी का जो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है ना, इनके ऊपर एक कहावत भी मशहूर है, उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है ना, तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड कितना है 1320 से लेकर 1414 तक। देखिए तुगलक डायनेस्टी के जो पहले रूलर है उनका नाम क्या बताया गया है गयासुद्दीन तुगलक। इनका टाइम पीरियड है 1320 से लेकर 1324। उसके बाद है मोहम्मद तुगलक 1324 से लेकर 1351। उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक जिनका टाइम पीरियड बताया गया है 1351 से 1388। देखिए इसके बाद आ जाती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में खिलजी खान जिनका टाइम पीरियड 1414 से लेकर 1421 तक बताया गया है। ठीक है, और सैयद डायनेस्टी का जो रूल है वो कितना बताया गया है 1414 से 1451। अब सैयद डायनेस्टी को रिप्लेस करेगी लोधी डायनेस्टी। ठीक है, लोधी डायनेस्टी जो है उसका टाइम पीरियड है 1451 से लेकर 1526 और इनका जो इंपॉर्टेंट किंग है वो है बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1490 तक। ठीक है ना, देखिए इसके बाद जो लोधी डायनेस्टी है ये लोधी डायनेस्टी को रिप्लेस करेंगे कौन, मुगल्स। ठीक है ना, हम उनके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर द सुल्तान। ठीक है, नाउ हिस्टोरीज आर नोन एज तारीख। देखिए स्टोरीज मतलब स्टोरीज जो इतिहास है उसको यहाँ पर क्या बोला गया है, तारीख बोला गया है सिंगुलर में, तवारीख बोला गया है प्लूरल में। और ये किसके वर्ड है, पर्शियन लैंग्वेज के वर्ड है। देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी ना दिल्ली सुल्तान के तहत वो कौन सी लैंग्वेज थी, पर्शियन। देखिए ये जो सेंट्रल एशियन इन्वेडर्स हिंदुस्तान में आए बाद के दौर में, ठीक है मेडिवल एरा के दौरान जो सेंट्रल एशियन जो इन्वेडर्स हैं जो हिंदुस्तान आते हैं बेसिकली जो पर्शियन कल्चर है ना उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। चाहे वो मुगल्स हो चाहे ये अर्ली स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स हैं, पर्शियन कल्चर के साथ काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, पर्शियन कल्चर को बहुत ज्यादा मानते थे। इसलिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज है वो आपको यहाँ देखने को मिलती है, यहाँ पर पर्शियन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑथर्स ऑफ तवारीख व लर्न में देखिए जो लोग अकाउंट्स लिखा करते हैं बेसिकली तवारीख मतलब जो हिस्टोरियंस बेसिकली राजा के दरबार में हुआ करते थे, सुल्तान के दरबार में जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे या जो लोग अकाउंट्स लिखा करते थे वो क्या होते थे, बहुत ज्यादा लर्न मैन होते थे। आमतौर पर ये कौन होते थे, सेक्रेटरीज होते थे, ठीक है एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, पोएट्स होते थे और कोर्टियर्स होते थे। ठीक है ना, इसके अलावा ये जो लोग हैं सेक्रेटरीज एडमिनिस्ट्रेटर्स पोएट्स और जो अदर लोग हैं who are both recounted events and advised ruler on the governance, ये क्या करते थे, राजा को एडवाइस भी किया करते थे अलग अलग मैटर्स के ऊपर। ठीक है, कई जो लोग हैं
स्किल्स होती थी अलग अलग मैटर्स के ऊपर, ठीक है, इनके पास अलग अलग मैटर को लेकर एडवाइस होती थी और ये लोग क्या क्या करते थे, राजा को कई बार इनसे लेकर एडवाइस भी दिया करते थे, ठीक है। एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, ठीक है। नाउ अब देखिए द सर्कल ऑफ जस्टिस, देखिए सर्कल ऑफ जस्टिस को यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। फकरे फक्र मुदाबिर रोट इन द 13th सेंचुरी। अब देखिए फक्र मुदाबिर जो है ये क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं 13th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। नाउ देखिए अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द सोल्जर, देखिए जो किंग है वो सोल्जर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। नाउ अ सोल्जर कैन नॉट लिव विदाउट द सैलरी, सोल्जर को ऑब्वियसली बात है अगर सोल्जर को काम करना है राजा के अंदर तो ऑब्वियसली बात है राजा को क्या प्रोवाइड करनी होगी, सैलरी जो है वो राजा को सोल्जर्स को प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। और जो सैलरीज हैं वो कहां से आएंगी, सैलरी जो है वो किसानों से आएंगी, किसानों से जब आप रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे तो वो जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वही आप किसको देंगे, सोल्जर्स को देंगे एज अ सैलरी, ठीक है। नाउ लेकिन जो पीजेंट के पास जो पैसा आएगा, ठीक है, पीजेंट जो पैसा देंगे ये तभी पॉसिबल होगा जब जो पीजेंट है वो प्रॉस्पर होंगे और हैप्पी होंगे। ऑब्वियसली बात है अगर पीजेंट प्रॉस्पर और हैप्पी नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है दे वर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू एंड दैट रेवेन्यू विल डायरेक्टली गिवन टू द soldiers in the form of salaries, ठीक है। now this happens when the king promote justice and the honest government, देखिए किसान का खुश रहना तभी पॉसिबल है जब राजा क्या करे, जस्टिस को प्रमोट करे और ऑनेस्ट गवर्नेंस दे, ठीक है। नाउ यही वजह है कि आपको देखने को मिलता है कि चोला गवर्नमेंट जब चोला डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है कि उसके अंदर काफी ज्यादा उसका उसका जो रूल है वो काफी ज्यादा फ्लोरिश होता है। इसका रीजन ये है कि एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है और एग्रीकल्चर के अंदर अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं जो किसान है उसकी जो स्थिति है वो अच्छी है, ठीक है। इस किसान की स्थिति अच्छी होने की वजह क्या है कि राजा जो है वो गवर्नेंस अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, प्रमोट जस्टिस कर रहा है, प्रमोट कर रहा है जस्टिस को और ऑनेस्ट गवर्नमेंट दे रहा है, ठीक है। तो नाउ नाउ अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड, देखिए अभी जो तवारीख लिखने वाले लोग होते थे ना इनके बारे में आपको कुछ बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। नाउ देखिए तो ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड द, देखिए जो तवारीख लिखने वाले जो लोग होते थे बेसिकली जो राजा के मंत्री होते थे, अकाउंटेंट्स होते थे, जो सेक्रेटरीज होते थे, पोएट्स होते थे, आमतौर पर ये दिल्ली के आसपास वाले इलाके में रहा करते, मेनली ये लोग हमेशा सिटीज के अंदर ही रहा करते थे। बहुत कम ऐसी बार होता था जब ये लोग कहाँ रहा करते थे, गांवों में रहा करते थे, ठीक है। नाउ देखिए ये लोग जो होते थे ये राजा के बारे में अच्छी चीजें क्यों लिखा करते थे, बेसिकली क्या होता था जब ये राजा के बारे में कुछ अच्छी चीजें लिखा करते थे तो राजा इनको क्या प्रोवाइड करता था, राजा इनको प्रोवाइड करता था गिफ्ट। देखिए आपने पहले भी देखा होगा अगर राजा के ऊपर प्रशस्तियां लिखी जाती थी और ये प्रशस्तियां जो होती थी राजा के कोर्ट राइटर्स लिखा करते थे। जो कोर्ट राइटर्स होते थे राजा की प्रशस्ति लिखने का इनके पास मेन मकसद क्या होता था कि राजा जब ये राजा की प्रशस्ति लिखेंगे अच्छी लैंग्वेज में, अच्छी भाषा के अंदर की राजा की प्रशस्ति लिखेंगे या राजा के बारे में अच्छा अच्छा लिखेंगे तो राजा इनको क्या प्रोवाइड करेगा, रिच गिफ्ट्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो सुल्तान जो सल्तनत पीरियड है इसके दौरान भी सुल्तान के बारे में जो अच्छा अच्छा लिखने की जो प्रथा है वो इसी वजह से प्रचलित थी क्योंकि जो राइटर्स जो राजा के बारे में अच्छा लिखते थे इनको क्या मिलते थे, रिच रिवॉर्ड्स मिलते थे, ठीक है। दीज ऑथर एडवाइज रूल्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडल सोशल ऑर्डर, ये राजा को एडवाइस भी किया करते थे कि आपने जो है आइडल सोशल जो ऑर्डर है उसको आपको प्रिजर्व करके रखना है, उसको आपको आगे बढ़ाना है। अब देखिए आइडियल जो सोशल ऑर्डर है उस टाइम का वो किस बेसिस पे होता था, देखिए बर्थ राइट के बेस पे होता था और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर होता था, ठीक है। देयर आइडियाज वर शेयर्ड बाय एवरीबॉडी, ठीक है। देखिए लेकिन ये जो आइडियाज होते थे ना कोर्ट राइटर्स की कि जो हर जो मैटर है देखिए सोशल ऑर्डर कैसे, सोशल ऑर्डर किस चीज पर बेस्ड है, बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शंस के ऊपर। अब बर्थ राइट होता क्या है, देखिए बर्थ राइट यहाँ पर बताया गया और जेंडर डिस्टिंक्शन भी यहाँ पर आपको बताया गया, ठीक है। बर्थ राइट क्या बताएगा, बर्थ राइट का मतलब यहाँ पर क्या बताएगा, प्रिविलेज केम ऑन द अकाउंट ऑफ द बर्थ। फॉर एग्जांपल पीपल बिलीव दैट नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट टू गवर्न बिकॉज दे वर बोर्न इन द सर्टेन फैमिलीज। बेसिकली क्या है, एक तरीके का हेरिडिटरी रूल की यहाँ पर बात की गई है कि राजा का बेटा भी राजा बनेगा, नोबल का जो बेटा है वो भी नोबल बनेगा। तो ये एक तरीके का सोशल ऑर्डर था जिसको ऑथर जो कहते थे राजा को ये कहते थे कि आमतौर पर कि आप इस सोशल ऑर्डर को मेंटेन करें। अब देखिए जो ऑथर्स होते थे, जो सेक्रेटरीज होते थे, वो राजा को इसको मेंटेन करने के लिए इसलिए बोलते थे क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जो अपनी फ्यूचर जनरेशन है उनका जो फ्यूचर है उसको भी सिक्योर करना है, इसलिए वो कहीं ना कहीं राजा को ये कहते थे कि आप बर्थ राइट को क्या करें, मेंटेन रखें, बर्थ राइट का जो सोशल ऑर्डर है इसको क्या रखें, आप मेंटेन रखें। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यहाँ पर बताया गया, देखिए सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड द मेन, यूजुअली दिस डिफरेंसेस
आर यूज टू आर्ग्यू दैट मैन सुपीरियर टू द फीमेल। देखिए जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब मैंने क्या बताया कि जो मैन है वो सुपीरियर है वुमेन से कहीं ना कहीं। क्या अगर आपको किसी भी कोई भी जो उच्च ओहदा है वो अगर आपको किसी को देना है तो वो आप किसे देंगे, मैन को ही देंगे। अगर राजा बनना है तो मैन बनेगी, जो रानी है वो जो बेसिकली जो उसकी डॉटर है, राजा की जो डॉटर है वो कहीं ना कहीं क्या नहीं बनेगी, किंग नहीं बनेगी। तो आपको इस सोशल ऑर्डर को क्या करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। उस टाइम पे जो राइटर्स हैं, उस टाइम पे जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं वो राजा को ये बताया करते थे कि आपको क्या करना है, आइडियल सोशल ऑर्डर को जो है वो मेंटेन करके प्रिजर्व करके आपको जो है रखना है। ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल यहाँ पर बताने की कोशिश की है। अब क्या बताने की कोशिश की है, देखिए 1236 के अंदर सुल्तान जो इल्तुतमिश है इसकी डॉटर थी रजिया, ये बन जाती है सुल्तान। ठीक है, जो इल्तुतमिश है उसके जो डॉटर थी वो बन जाती है रजिया, जो है इल्तुतमिश की डॉटर है रजिया, ये क्या बन जाती है, सुल्तान बन जाती है, दिल्ली की सुल्तान बन जाती है। ठीक है ना। उस टाइम का एक क्रॉनिकलर है जिसका नाम यहाँ पर बताया गया है मिनाज ए सिराज। ठीक है, मिनाज ए सिराज क्या कह रहा है, रिकॉग्नाइज दैट शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। क्या कह रहा है, मिनाज ए सिराज कह रहा है कि जो रजिया है वो अपने चारों भाइयों में, बेसिकली चार भाई थे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप करेक्ट, अगर मैं गलत तो आप करेक्ट कीजिएगा। देखिए रजिया के भाई जो हैं, रजिया के भाइयों से ज्यादा जो रजिया है वो क्या है, कैपेबल है और क्वालिफाइड है। रजिया के भाई जो है वो उतने क्वालिफाइड नहीं है जितनी रजिया है। इसीलिए इल्तुतमिश क्या करता है, अपनी बेटी रजिया को क्या बनाता है, सुल्तान बनाता है। ठीक है, तो मिनाज सिराज ये मान रहा है कि जो रजिया है वो मोर कैपेबल है अपने भाइयों से ज्यादा। ठीक है, बट वॉज नॉट comfortable at having a queen as a ruler. ठीक है, but he was not comfortable at having a queen as a ruler, nor were the nobles happy her attempt to rule independently. देखिए देखिए वो कैपेबल तो है रूलर बनने के लिए, ठीक है, लेकिन जो जनता है, जो नोबल्स हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि वो क्या बने, रूलर बने। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। देखिए बहुत वो जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी की यहाँ पर बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं एक पिछड़ी सोसाइटी है। ठीक है, एक मेडिवल सोसाइटी है जिसके अंदर क्या किया गया है, वुमेन्स को सपोर्टिव रोल में दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। वुमेन जो है वो सपोर्टिव रोल में ही उस दौर में रहा करते थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है कि जो रजिया है, मिनाजी सिराज क्या कह रहा है, वो कैपेबल तो है लेकिन नोबल्स नहीं चाहते हैं कि वो क्या करे, नोबल्स नहीं चाहते हैं कि वो राजा बनी रहे। इसलिए क्या होता है कि वो रिमूव हो जाती है, उसको थ्रोन से निकाल दिया जाता है 1240 के अंदर। ठीक है ना। अब देखिए व्हाट मिनाज सिराज थॉट अबाउट रजिया। अब देखिए मिनाज सिराज के अपने व्यक्तिगत जो व्यूज हैं वो क्या है रजिया के बारे में, और ये है आज का हमारा लास्ट पैराग्राफ। इसके बाद जो अगला वीडियो आने वाला है उस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस पैराग्राफ को देखते हैं। ठीक है, मिनाज ए सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय द गॉड। देखिए मिनाज ए सिराज क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि जो आइडियल सोशल ऑर्डर है उस टाइम का, ठीक है, जो भगवान के द्वारा स्टैब्लिश किया गया आइडियल सोशल ऑर्डर है उस दौर का, उसके खिलाफ है रजिया का क्वीन बनना। ठीक है, रजिया का क्या है, क्वीन बनना उस दौर के खिलाफ है। ठीक है, मतलब वो राजा बने तो ये उस सोशल ऑर्डर के खिलाफ है। ठीक है, इन विच वुमेन वाज सपोज्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू द मैन। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है कि वुमेन का जो रोल है सोसाइटी के अंदर वो ये है कि वो मैन की क्या है, सबऑर्डिनेट है। ठीक है, मैन को उसको क्या करना है, बैक से ही मैन को सपोर्ट करना है, वो फ्रंट में कभी नहीं आ सकती। ठीक है, ही देयरफॉर आस्क्ड in the register of the god creation, since her account did not fall under the column of the man, how did she gain from all her excellent qualities। देखिए वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भगवान का अकाउंट है, ठीक है, उसके अंदर जो राजा बनने की जो क्षमता है वो सिर्फ मर्दों के अंदर है। ठीक है, सिर्फ मेल्स के अंदर है, तो फीमेल जो है वो क्वीन नहीं बन सकते। ठीक है ना। अब इसके अलावा कुछ और यहाँ पर एग्जांपल देने की कोशिश की गई है। ठीक है, ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन रजिया मेंशन दैट शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। देखिए जो रजिया है वो 4 सालों तक रानी रही। ठीक है, रानी रही है, सुल्तान रही। तो इन 4 सालों के दौरान उसने क्या किए, अपने सिक्के जो है वो प्रिंट करवाए। ठीक है, अपने सिक्कों को क्या करवाया, उसने इशू किया, अपनी प्रजा के बीच में अपने सिक्कों को उसने इशू किया। उस सिक्कों के अंदर वो क्या लिखती है कि मैं डॉटर हूँ सुल्तान इल्तुतमिश की। ठीक है, वो कहीं ना कहीं इससे ये बताने की कोशिश कर रही है कि मैं इल्तुतमिश के बिहाफ पर रूल कर रही हूँ। इल्तुतमिश जो है वो अभी भी आपके सुल्तान है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बताने की, ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो जनता है उसको एक्सेप्ट कर सके एज अ रूलर। ठीक है, नाउ दिस वाज इन द कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रामयी। देखिए रुद्रामयी नाम की एक और क्वीन है जिनका टाइम पीरियड यहाँ पर 1262 से लेकर 1290 तक बताया गया, 1262 से 1289 तक बताया गया। और ये कहाँ की रूलर थी, वरंगल में एक काकतीय डायनेस्टी थी, वहां की ये क्या थी, क्वीन थी। ठीक है, पार्ट ऑफ द मॉडर्न आंध्र प्रदेश, मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश में वरंगल
वरंगल नाम की जगह पे एक काकतीय डायनेस्टी थी, उनमें एक क्वीन है रुद्रामई, जिनका टाइम पीरियड 1262 से 1290 तक है, ठीक है। रुद्रामई चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंडेड दैट शी वाज मैन। देखिए जो रुद्रामई थी, उसने जो अपने इंस्क्रिप्शन बनवाए, उन इंस्क्रिप्शन पर उसने ये दिखाने की कोशिश की कि वो मेल है। इससे वो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी ताकि कि वो क्या है, एक तरीके से वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर रही है, और ताकि अगर वो अपने आप को मैन दिखाने की कोशिश करेगी प्रजा के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसकी एक्सेप्टेंस है प्रजा के अंदर वो बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। इसलिए वो अपने आप को क्या दिखाने की कोशिश कर रही है, मैन दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, ठीक है। नाउ एक और क्वीन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ये है कश्मीर की, ठीक है। इनको यहाँ पर क्या बताया गया है, दिद्दा। इन्होंने रूल किया कश्मीर के अंदर 980 से लेकर 1003 तक, ठीक है। हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, इट कम्स फ्रॉम द दीदी और एल्डर सिस्टर। देखिए जो दिद्दा इसका नाम यहाँ पर दिया गया, इसको टाइटल जो है कहां से मिला है, दीदी वर्ड से इसको मिला है, ठीक है। ऑब्वियसली एफिशिएट टर्म given to the loved rule by her subject, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये पार्ट पसंद आए, इस चैप्टर का ये पार्ट पसंद आया, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।